हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 18 ऑफ जुलाई और 18 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो हमेशा पूरा देखें। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका के ऊपर। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कर्नाटका ने एक बिल निकाला है। अगर आपको, और मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि यह बिल ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, या तो इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देगा, या फिर स्टेडी खत्म कर देगी, या फिर सेंटर खत्म कर देगा। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो 17 ऑफ जुलाई का डिटेल करंट अफेयर है उसकी लास्ट न्यूज में बताइए। ये बिल मैंने आपको पूरा समझाया है और आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट बोला था कि ये बिल ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अब इस बिल में ऐसा क्या था, जो नए स्टूडेंट है वो देख रहे हैं इस बिल में ऐसा क्या था। तो देखो, इस बिल में ये था कि जो डोमिसाइल लोग हैं कर्नाटका के, जो सिटीजन हैं, जो कि बॉर्न हुए हैं वहाँ पर, कन्नड़ लैंग्वेज जानते हैं या फिर 15 साल से रह रहे हैं, उनको जितनी भी इंडस्ट्री फैक्ट्रियाज हैं उनमें मैनेजमेंट पोजीशन 75%, 50% पोजीशन मैनेजमेंट पोजीशन में दी जाएगी, या फिर 75% पोजीशन ऑफ नॉन मैनेजमेंट पोजीशन 75% दी जाएगी। तो मतलब बाहर के जो सिटीजन हैं, जो दूसरी स्टेट के सिटीजन हैं, उनको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, मतलब कम जॉब मिलेगी। 25% मिलेगी नॉन मैनेजमेंट के लिए और सिर्फ ओनली 50% मिलेगी मैनेजमेंट के लिए। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मैंने बोला था कि इंडिया के यूनिटी के अगेंस्ट था। अब ये एक ही दिन में कानून को होल्ड कर दिया सरकार ने। कर्नाटका स्टेट ने एक ही दिन में सिर्फ ओनली 1 डे इसको होल्ड कर दिया। अब यार, होल्ड क्यों कर दिया? बड़ी उम्मीद से ने बिल निकाला था, बड़ी मेहनत करके वोट बैंक करने के लिए, तो ये होल्ड क्यों कर दिया? तो ये होल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि कई सारी कंपनी ने कल इनको धमकी दी, इनको वार्न किया कि सर जी, आप जो कर रहे हो ना, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि सिर्फ ओनली एक छोटा सा कर्नाटका में ही हम वी कैन से IT कंपनी में कर सकते हैं या सारी कंपनियां कर सकते हैं। इवन हैदराबाद इज मोर पॉपुलर देन बेंगलोर, ठीक है, वहाँ भी हम जा सकते हैं। तेलंगाना में वो बुला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में भी जा सकते हैं हम, MP में, भोपाल में, इंदौर में भी जा सकते हैं हम। कई सारे इंडिया में हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप ज़्यादा कुछ बोलोगे तो हम अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता है, हमें इंडिपेंडेंट वर्क करना है, आप ऐसे रोक टोक नहीं लगा सकते। तो ये डर गए, सरकार डर गई। सरकार डरने के साथ क्या हुआ, इन्हें इसको बिल को होल्ड कर दिया। क्या कर दिया? होल्ड कर दिया, रोक दिया कि नहीं यार ठीक है, अभी आगे सोचेंगे और कुछ चेंजेस करेंगे इसके अंदर। और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो मेरे 17 ऑफ जुलाई के डिटेल करंट अफेयर वीडियो में जाइए। लास्ट की न्यूज़ है कर्नाटका के ऊपर, जिसको मैंने स्टार्ट किया है कि जितना बड़ा बिल है उतने ही बड़े दर्शन है। इस तरीके से स्टार्ट किया है, बड़ा इंटरेस्ट आएगा सुनते समय। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी यूबिन पोर्टल। क्या है दोस्तों? आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष है, अब ये क्या है सर जी इंद्रधनुष पॉलिसी? ये इंद्रधनुष पॉलिसी क्या है सर जी? ये हमारे सरकार की पॉलिसी है जिसमें वैक्सीनेशन दिया जाएगा चाइल्डों को। वैक्सीनेशन किया जाएगा किसको? चाइल्ड को वैक्सीन दी जाएगी। क्लियर? आप जानते हो कि आपके घर में बच्चे हैं, पोलियो की वैक्सीन देते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं, कई सारी बीमारी की वैक्सीन लगती है जब बच्चा पैदा होता है 5 साल तक। लगती है कि नहीं लगती? पर क्या होता है, कभी कभी बच्चा कुछ छूट जाता है ड्यू टू नॉन नॉलेज ऑफ पेरेंट्स की नॉलेज की कमी होने कारण, या फिर जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं जो वैक्सीन देते हैं, या फिर डॉक्टर होते हैं, उनकी भूल के कारण वो भूल जाते हैं किस चाइल्ड को कब वैक्सीन देनी है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक पोर्टल आया था जिसका नाम है यूबिन पोर्टल। क्या नाम है? यूबिन पोर्टल। यूबिन पोर्टल में क्या होगा? इस पोर्टल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा बाई ऑक्सिलरी नर्स वाइफ, आंगनबाड़ी वर्कर, इनके द्वारा रजिस्टर कर दिया जाएगा। 0 to 5 ईयर बच्चे तक, 0 to 5 ईयर चिल्ड्रन आर
रजिस्टर्ड इन यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल। अब सर ठीक है, आपने रजिस्टर तो करवा दिया, अब रजिस्टर से होगा क्या? तो इस पोर्टल में ताकत है, किस चीज की ताकत? कि ये जब किसी बच्चे को वैक्सीन लगनी होगी, उसका समय आ जाएगा वैक्सीन लगने का, तो एक लिस्ट बना के दे देगा। ये पोर्टल एक लिस्ट बना देगा कि जिस जिस बच्चे को वैक्सीन की जरूरत है, इस मंथ इसको ये वाली वैक्सीन लगनी है। देन आफ्टर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देगा आंगनबाड़ी वर्कर या ऑक्सिलरी नर्स वाइफ एएनएम, उसको इन्फॉर्म कर देगा उनके पेरेंट्स को कि बच्चे को ले आइए, वैक्सीन लगना है आपको बच्चे को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वैक्सीन तो लग जाएगी, ठीक है। अब कभी इसमें एक और प्रोविजन है कि इवन पेरेंट्स ऑल्सो गेट SMS। देखो, यूविन पोर्टल के जरिए जो पेरेंट्स हैं उनको भी वीकेंड से मैसेज मिलेगा। जैसे मेरी छोटी बच्ची है, उसकी उम्र है अभी 1 साल, बट मुझे कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे कब वैक्सीन लगाने जाना है अपनी बच्ची को। मुझे हमेशा फोन आ गया मेरी वाइफ को या फिर मुझे आ गया आंगनबाड़ी वर्कर का कि सर भैया इनको ले आइए अपनी बच्ची को और इसको वैक्सीन का समय आ गया है, वैक्सीन लगवा लीजिए। या फिर मेरी वाइफ का मोबाइल रजिस्टर्ड है तो मेरी वाइफ के मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपकी बच्ची का समय आ गया है और आप वैक्सीन लगवा लीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन हर बच्चे को इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, हर बच्चे का इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा बाय टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब इसके साथ क्या होगा दोस्तों? देखो, 0 to 5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको रजिस्टर करा जाएगा, उनको वैक्सीनेशन कराया जाएगा। देन आफ्टर पेरेंट्स को इसी पोर्टल के जरिए SMS भी मिलेगा और उस चिल्ड्रंस डिफॉर्मिटीज ऑल्सो रजिस्टर्ड इन दिस पोर्टल। अब डिफॉर्मिटीज क्या होता है? जैसे किसी बच्चे में कोई कमी है, अगर कोई कमी इन द सेंस कि कोई भी डिफिकल्टी है उसके अंदर, कोई बीमारी है या फिर फिजिकली इनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है फिजिकली, तो उस बच्चे की भी रजिस्टर करा जाएगा। अब उस रजिस्टर का बेनिफिट क्या होगा? क्या आप उस बच्चे को दर्शाना चाह रहे हो क्या गलत तरीके से? नहीं, इसका मेन मतलब है कि जो सारी और दूसरी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है रिलेटेड टू चिल्ड्रन हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम डिसेबिलिटीज, वो उस स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे इस पोर्टल के जरिए। समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैंने आपको बताया यूविन के बारे में, यूविन पोर्टल के बारे में आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि यूविन पोर्टल क्या होता है। इसका मेन मोटिव है वैक्सीनेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और वी कैन से इन डिफरेंट लैंग्वेज इट्स अ वर्क ऑफ इम्यूनाइजेशन, प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन, मतलब उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी बढ़ाना बच्चे की, जिससे वो डिसीज से लड़ सके, उसकी इम्यूनिटी। कोरोना में सबसे ज्यादा जो अनपढ़ लोग बाग, जो अनएजुकेटेड लोग बाग हैं, वो भी समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। कोरोना ने कई लोगों को एजुकेट कर दिया। कोरोना जब आया था, कोविड-19 जब इंडिया में आया था, तो इसने कई लोगों को इंटेलिजेंट कर दिया था। जो गांव के लोग थे, जो 5th क्लास तक पढ़े थे, उनको भी पता चल गया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होता है, लॉकडाउन क्या होता है। समझ रहा हूं मेरी बात को? लॉकडाउन हो गया या फिर क्वारंटाइन क्या होता है, ये सब पता चल गया। 5th क्लास पास आउट है जो आदमी, उसको भी पता चल गया कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, क्वारंटाइन क्या है, लॉकडाउन क्या है। तो कोरोना पूरा इंटेलिजेंट करके गया था हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में इंडिया के लोगों में गांव तक फैला के गया था। पूरी बात है कि हाँ भैया, इम्यूनिटी भी कुछ होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो आप देखिए, गांव में आप जाओगे, कोरोना के टाइम गए होंगे, तो लोग बाग बड़ी बात कर रहे होंगे कि आप ये खाइए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपको बड़ा सुन के बड़ा अजीब लगा होगा कि ये आदमी जो 1st और 2nd क्लास तक गया है और ये इम्यूनिटी की बात बता रहा है कि आप ये खाइए इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो कोरोना पढ़ा के जरूर गया था, सबको अच्छी तरह से पढ़ा के गया था। कोरोना का काम था कि लोगों को अच्छे से ज्ञान दे के जाना, और 2-4 कई सारे लोगों को लेके भी गया, ठीक है, वो अलग बात है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा यूविन पोर्टल के बारे में। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है पंजाब बिल। अब पंजाब में क्या चल रहा है देखो,
आप देख रहे होंगे, मैं आपको हर न्यूज में कवर कराता हूं, महीने में 2 या 3 आपको न्यूज मिल जाती होगी, सीएम और गवर्नर का टकरार। सीएम और गवर्नर का टकरार आपको कई बार सुनने में आ गया होगा। जैसे केरला में हुआ, अभी मैंने आपको केरला का बताया था, फिर मैंने वेस्ट बंगाल का बताया था कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर और सीएम का टकरार हो गया था। अब फिर से पंजाब में हो गया। ये है बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और ये है सीएम, इनको तो आप जानते होंगे, भगवंत मान। अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अच्छा, आपने एक सीरियल तो देखा होगा, सभी ने देखा होगा, वो बड़ा अच्छा सीरियल माना जाता था, मतलब लोगों को बड़ा खुश करता था और हैप्पीनेस बढ़ाता था लोगों की। तो एक ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आता था चैनल, जिसमें सिद्धू साहब बैठते थे और शेखर सुमन जो थे, एक एक्ट्रेस है शेखर सुमन, जो बुढ़ापे में भी यंग होते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आते थे। तो ये भगवंत मान जी उसमें एक्टिंग करने आते थे, कॉमेडी करने आते थे। देख रहे हो आप, क्या किस्मत है इनकी कि एक कॉमेडियन एक सीएम बन गया पंजाब का, और ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। न्यूज ये नहीं है, न्यूज कुछ और है। देखो, अब इन दोनों में टकरार चल रहा है, टकरार है, 36 का आंकड़ा हो गया इनमें। अब क्यों हो गया दोस्तों? तो आप पहले समझ लीजिए, 3 बिल, 3 बिल कौन कौन से हैं? एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। दूसरा कानून क्या है? पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल, सॉरी अब बिल कर लेना, एक्ट अभी बना नहीं है, ठीक है, बिल 2023। तीसरा है दोस्तों सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये बिल तो ठीक है, हर स्टेट निकालती है, सर ऐसा क्या नया है इसके अंदर? देखो, ये जो बिल है इसमें, सॉरी, ये जो बिल है इसमें कंट्री इशू आ गया। क्या आ गया? कि जब आप जानते हो कि कोई भी बिल पास होता है तो वो फाइनल जाता है असेंट के लिए गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास। क्लियर? अब अगर गवर्नर उन बिल को रख ले, असेंट देने से मना कर दे या विथहोल्ड कर ले, कुछ मना नहीं करे, ना ही हाई करे, विथहोल्ड कर ले, उनको रिजर्व में रख ले फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन और फॉर विथहोल्डिंग दी बिल, तो वो कानून नहीं बन पाएगा, क्योंकि असेट तो जरूरी है, मान्यता देनी जरूरी है गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा, तभी वो कानून बन सकता है। तो यही कानून, ये 3 जो कानून थे, इनको गवर्नर ने विथहोल्ड कर लिया है, या वी कैन से इट इज रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 201 में कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 201 में कहा जाता है कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 201। और 201 में कानून दिए हैं कि गवर्नर बिल को कैसे मैनेज करेगा, टू प्रोवाइड द असेट टू द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, अब ये 3 कानून क्या है? तो देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी का ये है कि गवर्नर को रिमूव करना, इस बिल का मेन मोटिव था, इट एम टू रिमूव द गवर्नर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चांसलर, चांसलर की पोस्ट से रिमूव करना गवर्नर को इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, इन पंजाब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। पहला कानून समझ में आ गया। दूसरे कानून का एम है पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023, इट एम टू अपॉइंट द फ्री एंड फेयर एंड इंडिपेंडेंटली चीफ ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो डीजीपी होते हैं उनका फ्री और फेयर अपॉइंट करना, वो उनको मतलब फ्री इंडिपेंडेंटली अपॉइंट करना, किसी का प्रेशर ना हो, डीजीपी को अपॉइंट करना, इसका मेन एम था। क्लियर? और जो तीसरा बिल है सिख गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल 2023, इसका मेन मोटिव था, एम था कि जो गुरबानी चल रहा है, जो गुरबानी चलते हैं उसमें गुरुद्वारे में, उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाना, इसका मेन मोटिव था। अब ये तीनों बिल को रिजर्व कर दिया
बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर हैं, उन्हें रिजर्व कर दिया फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के पास कानून चले गए और प्रेसिडेंट ने क्या करा, एक कानून इसमें से वापस कर दिया है। कौन सा वाला कानून वापस कर दिया है? पंजाब यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 अगेन रिटर्न कर दिया है। और दो बिल अभी भी प्रेसिडेंट के पास है, दो बिल अभी भी प्रेसिडेंट के पास है। तो इसलिए ये कंट्री पॉइंट बन गया है बिटवीन भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित के बीच में। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर डिसीजन दिया था कि गवर्नर रिजर्व नहीं कर सकता, वीकेंड से विथहोल्ड नहीं कर सकता बिल को, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो स्टेट की प्रोसेस मींस वर्क कर रही है स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसमें डिफिकल्टी आएगी, उसमें रुकावट आएगी। तो गवर्नर ज्यादा दिन तक विथहोल्ड नहीं कर सकता बिल को, उससे असेंट देना ही पड़ेगा। जैसे आप जान लीजिए कि गवर्नर क्या होता है कि अगर गवर्नर के पास कोई बिल गया तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटी है। देखो मैं समझाता हूँ 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है। सबसे पहला है कि वो असेंट दे दे, असेंट टू बिल, और वो कानून बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को रिटर्न कर दे, रिटर्न बिल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और सर तीसरा क्या है, ये रिजर्व कर ले, रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें 2 बातें याद रखना। क्या बात है कि जैसे मान लीजिए एक तो बिल दे देगा, असेट दे दिया तो वो कानून बन जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों कि अगर उसने रिकंसिडरेशन के लिए बिल अगर अगेन भेजा उसने वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ने, विधानसभा ने फिर से उस बिल को अमेंडमेंट करके या ना अमेंडमेंट करके फिर से गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर पर कोई ऑथोरिटी नहीं है, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, क्लियर। तीसरा है अंडर आर्टिकल 201 में कि ये बिल कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट पर जाएगा, रिजर्व कर लेगा। तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने की पावर है इसके पास। ये विथहोल्ड बहुत कम कर सकता है, बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे क्या है कि जो प्रोसेस चल रही है वी कैन से दैट से स्टेट्स की, वो रोक सकती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर हो गया। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के। भगवंत मान जी जो कि मीन्स इंडियन ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में हंसाने आए थे, आज पंजाब के सीएम हैं। और देख रहे हो आप क्या हुआ था, जो सिद्धू साहब थे, तो सिद्धू साहब को सीएम बनना था पंजाब का। ये इंटरनल सोर्स बता रहा हूं मैं आपको, जब सीएम बनना था उनको, उनकी इच्छा थी, और बन गए कौन? भगवंत मान। आप देख रहे हो, मतलब जो जज था इंडियन ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में, जो जज थे वो सीएम नहीं बन पाए, पर एक कॉमेडियन सीएम बन गया। सोच रहे हो आप कि किस्मत का पता नहीं कब कौन कहां पहुंच जाए। आप देख रहे हो, एक जो जज बना है वो तो बन नहीं पाया सीएम, पर एक कॉमेडियन बन गया जो उसके अंडर आया था, जो कि जज कर रहा था उसको, वो एक कंटेस्टेंट बन गया। मतलब गुरु चेला सीएम बन गया, गुरु रह गया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, किस्मत का पता नहीं कब क्या हो जाए। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। देखो नेक्स्ट न्यूज है अग्निवीर। अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज में कई सारी अपोजिशन पार्टी अग्निवीर पर ऑब्जेक्शन उठा रही है कि अग्निवीर जो स्कीम है वो बहुत ही गंदी स्कीम है। ऐसा बोलना है अपोजिशन पार्टी का। क्यों बोलना है? वो कह रहे हैं कि जब अग्निवीर रिटायर हो जाएगा, जो भी प्रावधान है इसके अंदर, उसके बाद इसका क्या होगा, तो ये गलत है। उसका कुछ भी नहीं, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी, क्या रिजर्वेशन है, आप तो उसको फंड दे दोगे। वो अभी तो यंग है, और 4 साल बाद जब वो जाएगा तो 25% तो है ही प्रोविजन की, 4 साल बाद 25% उसमें से फाइनल पोस्ट में चले जाएंगे। पर 4 साल बाद होगा क्या? 4 साल बाद होगा क्या? समझ आप मेरी बात को। तो इसके लिए क्या करा है हरियाणा ने, इसका जवाब देने के लिए क्या किया है, हरियाणा सरकार ने इनको रिजर्वेशन देने का कंफर्म किया है। हरियाणा के सीएम आप जानते हो अच्छा काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी साहब ने अग्निवीर के जो होंगे उनको रिजर्वेशन देंगे। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद इनको हरियाणा सरकार रिजर्वेशन देगी। कितना रिजर्वेशन देगी? इनको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा।
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, 10% ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन इन पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड के बाद जो कि एसपीओज, ईटीसी, या फिर माइनिंग के गार्ड होते हैं, माइनिंग गार्ड, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है सर, अब ये तो बताइए, ठीक है, इन पोस्टों में ही दिया जाएगा क्या? फिर ग्रुप बी और ग्रुप सी भी तो है, तो उनके लिए लगता है। जैसे ग्रुप बी में पोस्ट के लिए दिया जाएगा 1% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, और ग्रुप सी पोस्ट के लिए दिया जाएगा 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? ये सारे रिजर्वेशन हरियाणा सरकार ने अनाउंस कर दिया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब देखो, इसी के साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी प्राइवेट फर्म अग्निवीर को 30,000 मंथली इनकम पर रखती है, तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कितना देगी? 60,000 एनुअली सब्सिडीज। उस कंपनी को हरियाणा सरकार 60,000 की साल की सब्सिडीज देगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अग्निवीर रिटायरमेंट का देन आफ्टर और कौन से प्रोविजन है इसके अंदर? तो दूसरे है इसके अंदर कि उनको लोन दिया जाएगा। अगर कोई अग्निवीर कुछ भी बिजनेस खोलना चाहता है तो उसको लोन दिया जाएगा अप टू 5 लाख इंटरेस्ट फ्री या कुछ लिमिटेड इंटरेस्ट से 5 लाख तक का उसको लोन का प्रावधान है। और देन आफ्टर उसे जो आर्म लाइसेंस प्रोवाइड करा जाएगा। क्या करा जाएगा? आर्म लाइसेंस के लिए कोई भी अग्निवीर, रिटायरमेंट अग्निवीर अगर अप्लाई करता है तो उसे आर्म लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। तो ये सारे प्रावधान उनको जवाब देने के लिए, अपोजिशन पार्टी को जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार ने नए निकाले कि जिनको अपोजिशन पार्टी को जवाब मिल सके। अपोजिशन पार्टी बड़ा पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन उठा रही है कि ये क्या कर रहे हैं, अग्निवीर क्यों बनाई है, क्या जरूरत थी, उनकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं बच्चों की। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। इसी के साथ चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी महाराष्ट्र की एक पॉलिसी है, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना। अब देखो ये क्या है दोस्तों। अभी आप इंस्टाग्राम पे कई सारी रील देख रहे होंगे, कई सारी रील आ रही है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। क्या आ रही है कि उसमें स्कीम है, जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कीम चल रही है लाडली बहना योजना। क्या चल रही है? लाडली बहना योजना, जिसमें 1250 रुपये मंथली दिया जाएगा महिला को। ठीक है। अब महाराष्ट्र की एक रील चल रही है जिसमें बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र ने एक स्कीम चालू करी है जिसका नाम है लाडला भाई योजना, लाडला भाईजा योजना। इस तरह की स्कीम महाराष्ट्र ने निकाली है। कल से ये रील पूरी मार्केट में फैल रही है। इंस्टाग्राम पे आप देखिए, यूट्यूब पर रील में जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है लाडला भाईजी योजना, और इसमें सरकार 6,000 रुपये देगी। पर दोस्तों इसका ये मीनिंग नहीं है, ये गलत है। मैं आपको रियल इसका मतलब बताता हूँ क्या है ये। देखो, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने निकाली है, वो सही है, पर उसका नाम कुछ अलग है। स्टाइफंड देगी, इंटेंसिव देगी, 6 मंथ के लिए इंटेंसिव है, और उसमें स्टाइफंड मिलेगा किसको? जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है,
उनको स्टाइफंड मिलेगा और उनकी एज अगर डिसाइड करिए 18 टू 35 ईयर की एज होना चाहिए, 18 टू 35 ईयर की एज होना चाहिए। अब कितना स्टाइफंड मिलेगा, क्या मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को, तो आप ये समझ लीजिए कि 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 6,000 दिए जाएंगे टू 12th पास जो होगा उसको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? 6,000 रुपीज उसको दिए जाएंगे जो कि 12 पास होगा। देन आफ्टर 8,000 उसको दिए जाएंगे जिसके पास ITI और डिप्लोमा होगा, उसको दिए जाएंगे 8,000। क्लियर? और 10,000 दिए जाएंगे किसको दोस्तों? वो दिए जाएंगे जिसके पास डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, अब ये दिए किसको जाएंगे? ये नहीं कि जॉब कर रहा है वो प्राइवेट कंपनी में और सरकारी नौकरी में और बोल रहा है कि ले आओ पैसे, ऐसा नहीं है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे उनको दिए जाएंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी आप देख रहे हो महाराष्ट्र सरकार ये स्कीम क्यों आ रही है, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में अभी लोकसभा के इलेक्शन में अच्छी बीजेपी को प्रोग्रेस नहीं मिली, यूपी में भी अच्छा नहीं हुआ और महाराष्ट्र में भी अच्छी प्रोग्रेस नहीं हुई। तो इस वजह से क्या है कि महाराष्ट्र सरकार समझ गई है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकती है, तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव लाना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए एक स्कीम आई थी जिसको रूमर फैलाया जा रहा है कि लाडला भाईजी योजना, ये नहीं है, लाडला भाईजी योजना नहीं है, ये स्टाइपेंड स्कीम है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रक्षण योजना। याद रखोगे क्या? ठीक है, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रक्षण योजना। और कोई भी आपसे बोले कि महाराष्ट्र ने स्कीम निकाली है किस नाम से कि लाडला भाईजी योजना, ये गलत है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी जनरल फाइनेंस रूल। देखो जनरल फाइनेंस रूल जो कौन है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, और सीतारमन जी। ठीक है, इसके साथ क्या है कि अभी जनरल फाइनेंस रूल होता क्या है? देखो अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूज़ बताई थी, आप देखिए फिर से जाइए मेरे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें एक न्यूज़ देखना कि मैंने बोला था कि हमारी इंडिया रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पीछे है, क्योंकि अभी जो 96th एनिवर्सरी फाउंडेशन ईयर बनाया था किसने? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। उसमें बोला गया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन ने बोला था कि सिर्फ ओनली हमको मिलता है 0.2% ऑफ बजट पैसा मिलता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्म सेक्टर में सिर्फ ओनली 0.2% मिलता है, कितना फंड मिलता है। और ये गम है, इवन वेस्टर्न कंट्री और द डेवलप्ड कंट्री प्रोवाइड द 0.8 to 1% ऑफ बजट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्म सेक्टर। अब इसी को देखते हुए कई सारे ऑब्जेक्शन उठ गए, कई सारे क्वेश्चन उठे कि इंडिया इतने पीछे क्यों है, इतना क्या कर रही है। तो देखो जनरल फाइनेंस रूल में ये था कि इंडिया में इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, कि जो रिसर्च इक्विपमेंट है, क्या है दोस्तों? रिसर्च इक्विपमेंट, उसके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था। इंपोर्ट पर रिसर्च इक्विपमेंट है उसके इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था। अब कई सारी डिमांड उठी कि आपने कैसे, अगर रिसर्च नहीं होगी तो इनोवेटिव आइडिया कैसे आएंगे इंडिया के अंदर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें रिलैक्सेशन दे दिया है, छूट दे दी है। क्या दे दिया है? रिलैक्सेशन दे दिया है, छूट दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हो, रिसर्च इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकते हो। और ये बेनिफिट किसको मिलेगा? जैसे अपन देखिए, मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और अपना कौन सा IISC, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, जो बेंगलोर में है, और कई सारे इंस्टीट्यूट जिनको बेनिफिट मिलता है रिसर्च है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपको सिर्फ ओनली ये याद रखना है कि जनरल फाइनेंस रूल याद रखना है। ये क्या होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है, किसके ऊपर? इंपोर्ट रिसर्च के, अपन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ वी कैन से दैट 18 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो हमेशा पूरा देखें जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो। मिलते हैं हम कल 19 जुलाई को नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।